26 अप्रैल 1986 की तारीख मानव इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है। इस दिन यूक्रेन, तब सोवियत संघ का हिस्सा, चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई भयावह घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आधिकारिक तौर पर चेर्नोबिल आपदा या चेर्नोबिल इंसिडेंट के नाम से जाने वाली ये घटना परमाणु ऊर्जा के इतिहास में सबसे गंभीर दुर्घटना है। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि मानवीय भूलों, एक डिफेक्टिव सिस्टम और परमाणु ऊर्जा के अनकंट्रोलेबल पावर का एक सबक था। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। हम हर बुधवार और शनिवार को आपके लिए वीडियोस लाते हैं। इसको अपने परिवार वालों और मित्रों से साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। इससे हमारा वॉच टाइम बढ़ता है और हमें सहयोग मिलता है। इसको मैं आपके आशीर्वाद की तरह से लेता हूँ। यूक्रेन के एक छोटे शहर प्रियप के पास बने चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 4 रिएक्टर थे। इन रिएक्टरों को RBM के डिजाइन पर बनाया गया था, एक ऐसी डिजाइन जिसमें कई बुनियादी कमियां थीं। इन रिएक्टरों का नियंत्रण तंत्र काफी अनस्टेबल था और इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने के तरीके में भी खामियां थीं। 25 अप्रैल 1986 को चौथे रिएक्टर में एक नियमित सेफ्टी टेस्ट किया जाना था। ये टेस्ट ये देखने के लिए था कि बाहरी पावर कट जाने की स्थिति में रिएक्टर के टरबाइन से इतनी ऊर्जा बनाई जा सकती है या नहीं जिससे रिएक्टर के कूलिंग पंप्स और अन्य सुरक्षा उपकरणों को चलाया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण टेस्ट था, लेकिन प्लांट के ऑपरेटरों के लिए यह रूटीन काम जैसा हो गया था। हालांकि इस टेस्ट के दौरान कुछ भी सामान्य नहीं रहा। प्लांट के कर्मचारी जिन पर इस टेस्ट की जिम्मेदारी थी, ना तो सही तरह से प्रशिक्षित थे और ना ही वे रिएक्टर की तकनीकी बारीकियों को पूरी तरह से समझते थे। इस टेस्ट को रात की शिफ्ट में किया जा रहा था, जिससे कर्मचारियों की सतर्कता का स्तर भी कम था। रात भर चले इस टेस्ट के दौरान प्लांट के कर्मचारी ने कई गलतियां की। उन्होंने इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी मेजर्स का पालन नहीं किया और एक समय पर तो उन्होंने रिएक्टर के इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम को भी डिसेबल कर दिया। रिएक्टर में पावर का स्तर असामान्य रूप से कम हो गया और यह एक खतरनाक स्थिति थी। इस स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेटरों ने नियमों के विरुद्ध जाकर रिएक्टर में मौजूद लगभग सभी कंट्रोल रॉड्स को हटा दिया। ये कंट्रोल रॉड्स परमाणु रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे तैसे टेस्ट आगे बढ़ा, स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। उनके द्वारा की गई लगातार गलतियों और RBM के रिएक्टर की डिजाइन की कमियों के कारण रिएक्टर के अंदर एक पॉजिटिव पावर फीडबैक लूप बन गया। इसका सीधा मतलब था कि रिएक्टर के अंदर पावर अनियंत्रित रूप से बढ़ती जा रही थी। ऑपरेटरों ने इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 26 अप्रैल की सुबह तक रिएक्टर के कोर के अंदर जबरदस्त गर्मी पैदा हो चुकी थी। टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि अंदर यूरेनियम फ्यूल पिघलने लगा था। उसके बाद हाइड्रोजन और स्टीम के बनने के कारण रिएक्टर के अंदर 2 पावरफुल विस्फोट हुए। ये धमाके इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने रिएक्टर के भारी भरकम सीमेंट और स्टील के ढक्कन को उड़ा दिया था। कोर के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ खुले वातावरण में फैलने लग गए। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया। ये जाबाज लोग इस विकराल स्थिति में डट गए, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया था कि वे किस स्तर के रेडिएशन का सामना कर रहे हैं। उनमें से कई बुरी तरह से एक्यूट रेडिएशन सिकनेस की चपेट में आ गए। दुर्घटना के बाद हफ्तों में इन बहादुर फायर फाइटर्स सहित प्लांट की कई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हुई। दुर्घटना के बाद बने विकिरण के घातक बादल सिर्फ चेर्नोबिल प्लांट तक ही सीमित नहीं रहे। तेज हवाओं ने इन रेडियो एक्टिव पदार्थों को पहले पूरे यूक्रेन और बेलारूस में और फिर धीरे धीरे यूरोप के बड़े हिस्से में फैला दिया। आसपास के शहर प्रियप, जिसे सिर्फ प्लांट के कर्मचारियों के आवास के लिए बनाया गया था, उसको तुरंत खाली करवा लिया गया। प्रियप आज तक एक घोस्ट टाउन बना हुआ है। हालांकि कुछ समय के लिए सोवियत सरकार ने इस हादसे की सही जानकारी पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश की। पश्चिमी देशों में जब रेडिएशन स्तर बढ़ने लगा तो दुनिया भर में चिंता फैल गई। मजबूर होकर सोवियत सरकार को सच्चाई बतानी पड़ी। इस घटना का प्रभाव सोवियत संघ के पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं रहा। हवा और पानी के जरिए रेडियो एक्टिव तत्व एशिया, उत्तरी अमेरिका और दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचे।
हालांकि काफी कम मात्रा में। दुर्घटना के बाद के शुरुआती दिनों में सोवियत सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए हजारों की संख्या में लिक्विडेटर्स को आपातकालीन सफाई अभियान के लिए बुलाया। इनमें सेना, वैज्ञानिक और आम नागरिक के लोग शामिल थे। इनका काम बेहद खतरनाक था। रेडिएशन से बुरी तरह प्रभावित प्लांट और उसके आसपास के क्षेत्र से मलबा हटाना, रेडिएशन के लेवल को कम करने का प्रयास और डिस्ट्रॉयड रिएक्टर को सील करने के लिए एक नया ढांचा बनाना था। महीनों तक चले इस काम के कारण लिक्विडेटर्स के रूप में जाने वाले इन लोगों में से बहुतों को रेडिएशन की बड़ी मात्रा का सामना करना पड़ा। बहुत से लिक्विडेटर्स बाद में कैंसर और अन्य रेडिएशन संबंधित बीमारियों से पीड़ित हुए। उनमें से कई अपनी जान गंवा बैठे। सोवियत संघ ने इस चुनौती का सामना पूरी ताकत से किया। हजारों इंजीनियर और वर्कर्स ने मिलकर दुर्घटनाग्रस्त रिएक्टर के ऊपर एक विशाल ढांचा बनाने का काम शुरू किया। इस ढांचे को सैक्रोफेगस का नाम दिया गया, जिसका लैटिन में अर्थ होता है ताबूत। इस विशाल ताबूत जैसे ढांचे का काम रिएक्टर से हो रहे रेडिएशन को रोकना और रिएक्टर में मौजूद बचे हुए परमाणु ईंधन को वातावरण से अलग करना था। हालांकि समय के साथ सैक्रोफेगस का ढांचा भी जंग खाने लगा। रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव होने का खतरा था। समस्या के और भी बढ़ने के पहले एक नया समाधान निकाला गया। इसके तहत सन 2016 में न्यू सेफ कन्फाइनमेंट के नाम से एक और विशाल स्टील ढांचा बनाया गया, जिससे पूरे सैक्रोफेगस को पूरी तरीके से ढक दिया गया। इस नए ढांचे को 100 साल तक सुरक्षित रहने के लिए डिजाइन किया गया था। दुर्घटना के आसपास 30 किलोमीटर के दायरे में चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन बना दिया गया। ये जोन आज तक रेडियो एक्टिव है और यहाँ ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकता। किसी भी तरीके से ह्यूमंस का जाना वर्जित है। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन सरकार इस इलाके की देखरेख करती है। प्रियप्त, जो कभी एक जीवंत शहर था, अब एक भूतिया शहर बन चुका है। पर्यटकों के लिए खास इंतजामों के साथ इस जोन में सीमित समय के लिए जाना संभव होता है। हालांकि यहाँ रुकना या जोन से कोई भी वस्तु बाहर ले जाना सख्त मना है। चेर्नोबिल आपदा से हुई तत्काल और दीर्घकालिक मौतों का सही आंकड़ा लगा पाना बेहद मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दुर्घटना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण हजारों लोगों की मौतें हुई हैं। इस हादसे के दौरान निकले रेडियो एक्टिव आयोडीन से आसपास के क्षेत्रों में थायराइड कैंसर के मामले में भारी वृद्धि हुई है, खासकर बच्चों में। चेर्नोबिल हादसे का असर न सिर्फ वहां के इलाकों के पर्यावरण पर, बल्कि पूरे यूरोप के जीव जंतु और पेड़ पौधों पर पड़ा है। जिन लोगों ने इस हादसे को पास से देखा है, उन मैक्सिमम लोगों को PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी मैक्सिमम लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। चेर्नोबिल के क्षेत्र में विकलांग बच्चों के जन्म में बढ़ोतरी हो गई। माना जाता है कि वहां के आसपास के रहने वाले लोगों के DNA का जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, जिससे जो आने वाले बच्चे रहे, जो ऑफस्प्रिंग रहे, उनमें ज्यादातर बच्चे विकलांग हुए, हैंडीकैप्ड हुए। चेर्नोबिल आपदा को USSR के पतन में एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है। इसके बाद से दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर लोगों में कॉन्फिडेंस काफी कम हो गया है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।